नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा भगत। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और लास्ट 13 ईयर से इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रही हूँ। लास्ट के वीडियो में एएमएच के बारे में हमने बात की थी और आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे और कई कमेंट्स में मुझसे पूछा गया कि मैम हम जानना चाहते हैं कि मेंसेस में अगर इरेगुलरिटीज होती हैं तो क्या उससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन को लेके, क्योंकि इसके बारे में भी कई बार पीरियड फीमेल्स बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती हैं कि मैम मेरा पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहा है, बहुत डिले होके आता है, जब आता है तो ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होती है, और कितने दिन का पीरियड्स को हम लोग नॉर्मल मानते हैं। तो अगर हम जाने एक नॉर्मल यंग फीमेल की जिसका रिप्रोडक्ट जिसने मेंसेस आने जिसके स्टार्ट हो रखे हैं, अमूमन 2 से 7 दिन तक अगर पीरियड्स आपको रहता है, पीरियड्स हर 28 दिन के बाद आता है या 35 डेज के बाद आता है और 2 to 7 डेज के लिए लास्ट करता है, ये नॉर्मल है। ब्लीडिंग नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत एक्सेसिवली क्लॉट्स वगैरह का पासेज नहीं होना चाहिए। कोई भी पीरियड्स जो 21 डेज से लेस है या 35 डेज डेज के के बाद बाद आता आता है। है, ब्लीडिंग अगर 2 दिन से कम है या 7 दिन से ज्यादा रहती है या आप बहुत ज्यादा हेवी क्लॉथ्स वगैरह पास कर रहे हैं, तो ये अबनॉर्मल पीरियड्स है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको ब्लीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सो जानते हैं कि क्या कारण होते हैं पीरियड्स के इरेगुलर होने के। अगर आपका पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर है तो वो आपको इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी। सो क्या होता है ओव्यूलेशन और क्या होती है ये एनओवुलेटरी फर्टिलिटी। अगर मैं एक फीमेल को लूँ, उस फीमेल के एक डेफिनेटिव नंबर ऑफ एग्स होते हैं। हर महीने एक एग का फॉर्मेशन शुरू होता है जिसका स्टिमुलस हमारा पिट्यूटरी यानी कि ब्रेन देता है। ब्रेन के स्टिमुलस से एग का फॉर्मेशन शुरू होता है जो करीबन 14 दिन से 18 दिन के बीच में पूरा हो जाता है। उसके बाद ये एग रप्चर होता है, यूट्रस से ट्यूब्स में आता है एंड स्पर्म जब इसको फर्टिलाइज करता है तो उससे बेबी का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये एग रिलीज होता है, ये अपने साथ एक हार्मोन जिसे कि एस्ट्राडियोल कहते हैं वो रिलीज करता है, जिससे यूट्रस की लाइनिंग बनती है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो मेंसेस नेक्स्ट 14 डेज के बाद इंस्यू करते हैं, जो नॉर्मली 2 to 7 डेज तक लास्ट करते हैं। अगर कहीं पर भी अगर इस मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर हार्मोन्स ढंग से ब्रेन से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, अगर एग का फॉर्मेशन यूट्रस के अंदर नहीं हो, ओवरीज के अंदर रेगुलरली नहीं हो रहा है, एंड अगर यूट्रस की लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेंसेस की इरेगुलरिटी हो सकती है। सो इस तरीके की इनफर्टिलिटी को हम लोग बोलते हैं एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी, और इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है ब्रेन। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई ट्यूमर है, अगर आपको कोई हार्मोन्स का इशू है, अगर आपको कैलामाइन सिंड्रोम्स है या और पिट्यूटरी के कोई ट्यूमर है या मासेस हैं, तो उससे हार्मोन्स पिट्यूटरी यानी कि ब्रेन से रिलीज नहीं होते हैं और वो ओवरीज में नहीं आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमिक एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी, यानी कि ब्रेन से होने वाली इनफर्टिलिटी। ये करीबन 5 से 10% लोगों में होती है। हार्मोन्स की जांच से हम इस इनफर्टिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं एंड दवाई वगैरह से ये अमेंडेबल होती है। करीबन 5 से 10% एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी का पार्ट ये पिट्यूटरी से या ब्रेन से होने वाली इनफर्टिलिटी होती है। सेकेंड ग्रुप होता है जो बहुत कॉमनली पाया जाता है एंड इसमें फॉल्ट लाइक करता है ओवरी के अंदर, यानी कि ओवरी के अंदर इतने ज्यादा एग्स हो जाते हैं कि एक नॉर्मल एग का फॉर्मेशन जो बॉडी को करना होता है वो नहीं कर पाता है। एंड नॉर्मली अमूमन इस भाषा में आप इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। पीसीओएस एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी में अराउंड 75 से 85% लोगों को होता है। पीसीओएस एक इजी फॉर्म ऑफ इनफर्टिलिटी होता है जिसको हम लोग आसानी से करेक्ट कर सकते हैं और आपको बेबी दे सकते हैं। पीसीओएस के बारे में लोगों की बहुत धारणाएं हैं। कई लोगों को लगता है कि हम दवाई खाएंगे तो पीसीओएस चला जाएगा, एंड अगर आपको पीसीओएस है तो आपको बच्चा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अराउंड 75 to 85% लोगों को एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम निकलता है, जो इजीली करेक्टेबल फॉर्म ऑफ इनफर्टिलिटी है। थर्ड नंबर पे आता है जब एग का फॉर्मेशन बिल्कुल खत्म हो गया है या बहुत कम हो गया है, ये थर्ड लेवल ऑफ इनफर्टिलिटी होती है। इसमें भी जब हम चेक करते हैं तो हार्मोन्स का डिरेंजमेंट होता है। एएमएच जिसके बारे में आपके मैं पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में बात किया था, उसके लेवल्स बहुत लो पाए जाते हैं एंड इन लोगों को कंसेप्शन में काफी डिफिकल्टीज आती है। एंड फोर्थ लेवल माना जाता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन से सिक्रीट होता है। इसकी एबनॉर्मेलिटीज के कारण अराउंड 5% लोगों को इनफर्टिलिटी होती है। ये एक बहुत इजीली करेक्टेबल ये भी डिजीज होती है। इसमें हम लेडीज को दवाई डालते हैं, 4 to 8 वीक्स में आपका मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं और उसके बाद आपको कंसेप्शन
हो जाता है। सो सब तो ये 4 प्रकार की एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी होती है और इससे आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं। आपको इनमें से कौन सी इनफर्टिलिटी है ये आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है, क्योंकि हर तरीके की इनफर्टिलिटी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं और उस टेस्ट से ही हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। हर इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस अलग है, मैनेजमेंट अलग होता है और ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि आपको किस तरीके की ड्रग्स कहाँ पर लगेंगी। मोस्टली ये इनफर्टिलिटी अमेंडेबल टू ट्रीटमेंट है और मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि मेडिसिन वगैरह से ही ट्रीटेबल है। हम लोग हर पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी को अलग अलग कवर करेंगे एंड मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो को के बाद की श्रृंखला को हमें 4 और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जिस तरीके की इनफर्टिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और इस चैनल में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और आपके कमेंट्स का हम आंसर करेंगे और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।